जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना बीमारी से हमारा पूरा देश लड़ रहा है और पिछले काफी समय से हमारे पास वैक्सीन संबंधित काफी सवाल आ रहे हैं। तो आज के सेशन में हम लोग इसी से रिलेटेड 25 सवाल और उसके 25 जवाब जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर रश्मि नौडियाल है और आज हमारे साथ कम्युनिटी मेडिसिन के स्पेशलिस्ट डॉक्टर विवेक जैन हैं। हेलो फ्रेंड्स, प्रणाम दोस्तों। स्वागत है आपका डॉक्टर दंपत्ति की चर्चा में, डॉक्टर कपल इन डिस्कशन में। आज के इस सेशन को हमने मई 2021 में स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस के ऊपर आधारित किया है। उम्मीद करते हैं इस सेशन में हुए सवाल और जवाब से आपको काफी कुछ समझ में आएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। तो डॉक्टर साहब, कोविड वैक्सीन क्या चीज है? दोस्तों, पूरी दुनिया सन 2020 से कोरोना की वैश्विक महामारी से लड़ रही है। यदि हम पूरी दुनिया में देखें तो अभी तक 16 करोड़ से ज्यादा केस हो चुके हैं और 35 लाख से ज्यादा मृत्यु या डेथ्स हो चुकी हैं। यदि हम अपने भारतवर्ष को देखें तो हमारे भारतवर्ष में 2.5 करोड़ से ज्यादा केस हो चुके हैं अभी तक और तकरीबन 3 लाख से ऊपर मृत्यु या डेथ हो चुकी है। तो ये जो हमारी कोरोना वायरस की वैक्सीन हैं या कोविड-19 की वैक्सीन हैं, ये हमें इस कोरोना वायरस जैसी, कोविड-19 जैसी खतरनाक बीमारी से पूरे तरीके से बचाती है। तो आते हैं सवाल नंबर 2 पर। डॉक्टर साहब, क्या ये गारंटी है कि अगर मैंने कोविड वैक्सीन लगवा ली है तो मुझे कोविड की बीमारी नहीं हो सकती? दोस्तों, वाकई में अगर मैं आपसे बिल्कुल सच बोलूं, ऐसा नहीं है कि कोई भी वैक्सीन आपको किसी भी बीमारी के अगेंस्ट 100% गारंटी दे सकती है सुरक्षा की। लेकिन यदि हम इन कोविड वैक्सीन को देखें तो यदि आप ये कोविड वैक्सीन लेते हैं तो इस बात की गारंटी है कि आप में इन्फेक्शन होने का चांस या बीमारी होने का खतरा बहुत कम हो जाएगा। हाँ, और ये भी पक्की तरीके से तय है कि आप यदि इन वैक्सीन को लेते हैं तो आप में सीरियस बीमारी होने का चांस बहुत कम हो जाएगा, आप में कॉम्प्लिकेशंस होने का चांस बहुत कम हो जाएगा। स्टडीज में पाया गया है कि यदि कोविड-19 वैक्सीन ली जाएं तो इससे मृत्यु होने का चांस भी बहुत कम हो जाता है। यदि सिंपल शब्दों में बोलूं, बीमारी से शायद कह रहा हूं, शायद आपको ये ना बचा पाए, पर जरूर गारंटी से कह सकता हूं कि ये आपके कॉम्प्लिकेशन, सीरियस नेचर और डेथ को जरूर बचा लेगा। तो दोस्तों, जिन जिन लोगों ने ये कोविड-19 की वैक्सीन ली है उनमें से ज्यादातर लोगों को माइल्ड इन्फेक्शन होता है, अगर वो भी हुआ तो, और घर पर ही आइसोलेट होके डॉक्टर की देख रेख में वो पूरी तरीके से ठीक हो जाती है। तो आते हैं अगले कॉमन सवाल पर। डॉक्टर साहब, ये कोविड वैक्सीन कौन कौन ले सकता है? दोस्तों, यदि हम भारत सरकार की लेटेस्ट गाइडलाइंस को देखें जो कि स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा रिलीज की गई है, तो इसमें एडल्ट मेल यानी वयस्क पुरुष ले सकता है इस वैक्सीन को, वयस्क महिला यानी एडल्ट फीमेल ले सकती है, और बूढ़े लोगों को भी ये मिलनी चाहिए। यदि सिंपल वर्ड्स में समझाऊं तो ये वैक्सीन 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को जरूर मिलनी चाहिए। अब आते हैं अगले कॉमन क्वेश्चन पे। बीइंग अ पीडियाट्रिशियन, मुझसे काफी पूछा जाता है कि क्या ये कोविड वैक्सीन मेरा बच्चा ले सकता है? दोस्तों, यदि हम मई 2021 में स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस को देखें तो ये वैक्सीन इस वक्त बच्चों में बिल्कुल नहीं दे सकते। चाहे वो बच्चा छोटा हो या बड़ा, 18 साल से कम उम्र के बच्चों को ये वैक्सीन बिल्कुल भी नहीं दे सकते। अभी बच्चों में इन वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है। यदि रिजल्ट्स अच्छे आते हैं या कोई नई ऐसी वैक्सीन आती है जो बच्चों में सेफ है तो न्यूज के जरिए आपको पता चल जाएगा और अपने चैनल के जरिए भी हम आपको सूचित करेंगे और फिर सब बच्चों को वो वैक्सीन जरूर लगवाएंगे। तो आते हैं सवाल नंबर 5 पर। डॉक्टर साहब, क्या ये वैक्सीन सेफ है? और अगर ये सेफ है तो क्या ये मेरा लेना कंपलसरी है? दोस्तों, ये सवाल हमसे 2 भाग में पूछा गया है, तो इसका उत्तर भी मैं 2 ही भागों में देना चाहूंगा। मैं आपको बताना चाहूंगा, ये सारी वैक्सीन प्रॉपर ट्रायल के अलग अलग फेजेस के बाद ही हमारे देश में लॉन्च की गई है। इस पर और प्रकार की भी स्टडीज की गई हैं और उन स्टडीज में इनको पूरी तरीके से सेफ और सुरक्षित माना गया है। अब आता हूं मैं आपके सवाल के दूसरे भाग पर कि क्या ये वैक्सीन मेरे लिए कंपलसरी या मैंडेटरी है। दोस्तों, ये वैक्सीन कंपलसरी नहीं है, ये वैक्सीन वॉलंटरी है, यानी आप अपनी स्वेच्छा से ले सकते हैं। लेकिन मैं फिर भी आपको कहना चाहूंगा, ये वैक्सीन आप जरूर लें, क्योंकि इससे ना सिर्फ आपकी सुरक्षा होगी
बल्कि आपके आसपास जो हैं, आपके परिवार के लोग, आपके फ्रेंड्स या जो मित्र हैं और या आपके साथ जो काम करने वाले हैं, उनको भी पूरी तरीके से सुरक्षा मिलेगी। वैक्सीन वॉलंटरी होने के बावजूद मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब ये वैक्सीन जरूर लें और एक सुरक्षा का अच्छा घेरा बनाएं हमारे पूरे देश की जनता के लिए। तो आते हैं अगले सवाल पर, सवाल नंबर 6। डॉक्टर साहब, ये वैक्सीन मुझे कहाँ से मिल सकती है? दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत सरकार के डेजिग्नेटेड सेंटर पे ही सिर्फ आपको ये वैक्सीन अभी मिल सकती है। इसमें कुछ सरकारी सेंटर हैं और कुछ प्राइवेट सेंटर हैं। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कोविन की या तो वेबसाइट पे जाएं या फिर अपने एंड्रॉयड मोबाइल में उसकी ऐप को डाउनलोड करें और उसमें अपने आप को रजिस्टर करें। रजिस्टर करने पर आपको अपना एक फोटो आईडी भी शायद अपलोड करने को कह सकते हैं, क्योंकि वैक्सीन वाले दिन आपको अपने फोटो आईडी के साथ ही वहां पर जाना होगा। उसके बिना आपको वैक्सीन नहीं मिलेगी। आपको ध्यान रखना है, ऑथराइज सेंटर पे जाने का फायदा क्या है? ऑथराइज सेंटर पे जाने का फायदा यह है कि वहां पे आपका सामना ट्रेन्ड स्टाफ से होगा। उस स्टाफ को कोविड वैक्सीन देने के लिए भली भांति पूरे तरीके से कंप्लीट ट्रेनिंग दी गई है। तो मैं आपके लिए दोबारा दोहराता हूं कि आप इस वेबसाइट पे जाएं, कोविन की वेबसाइट पे या कोविन की ऐप के थ्रू अपने आप को रजिस्टर जरूर करें। दोस्तों, आने वाले टाइम में उम्मीद है कि ये वैक्सीन प्राइवेट क्लिनिक्स पर भी उपलब्ध हो जाएगी। तब तक लेकिन आप अपने निकटतम स्वास्थ्य केंद्र, हेल्थ सेंटर इस वेबसाइट से जानकर वहीं पर जाकर अपना टीकाकरण करवाएं। तो आते हैं सवाल नंबर 7 पर। डॉक्टर साहब, कोविड वैक्सीन की कई सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं, तो इसमें से बेस्ट ब्रांड कौन सा है, मुझे कौन सा लेना चाहिए? ये काफी अच्छा सवाल है दोस्तों, क्योंकि कई बार लोग इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं। क्योंकि जैसा कि हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं या फिर हम न्यूज़ में देखते हैं कि दो मेन वैक्सीन जो भारतवर्ष में इस वक्त अवेलेबल हैं वो है कोविशील्ड और कोवैक्सीन। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, चाहे भारत की कोई वैक्सीन हो या कोई अन्य वैक्सीन हो, ये सारी वैक्सीन की एफिकेसी लगभग एक दूसरे के आसपास ही है। तो आप किसी एक या दूसरी वैक्सीन की तरफ ना भागें, बल्कि जो भी आपको पहली अपॉर्चुनिटी अवसर मिले उस पे आप वो वैक्सीन ले लें। तो आते हैं सवाल नंबर 8 पे। डॉक्टर साहब, आजकल काफ़ी सुनाई दे रहा है कि इंडियन वैक्सीन के अलावा विदेशी वैक्सीन भी इंडिया में अवेलेबल होने वाली हैं। तो क्या मुझे विदेशी वैक्सीन की वेट करनी चाहिए या जो मुझे इंडियन वैक्सीन मिल रही है वो मैं से लगा सकता हूँ? ये भी एक अच्छा सवाल है। दोस्तों, अभी तक हमारे भारतवर्ष में केवल कोविशील्ड और कोवैक्सीन अवेलेबल थी, लेकिन जैसा कि आपने अभी न्यूज़ में पढ़ा होगा, सुना होगा, रिसेंटली यहाँ पे रशिया की स्पुतनिक वैक्सीन भी आई है। और आने वाले टाइम में हम उम्मीद कर रहे हैं कि दुनिया भर की सारी अच्छी वैक्सीन हमारे देश में उपलब्ध होगी। मैं आपको दोबारा वही चीज़ बताना चाहूँगा, जो भी वैक्सीन आपको सहूलियत से, आराम से अपने घर के पास मिल सकती है उसको लें, चाहे वो भारत में निर्मित हो, चाहे वो विदेश में निर्मित हो। कोई भी वैक्सीन भारत सरकार जब तक भारत देश में इंट्रोड्यूस नहीं करेगी, जब तक उसका ट्रायल हमारे भारतवर्ष में ना हो चुका हो। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, वैक्सीन के नाम से ना परेशान हो। ये सब कुछ सारी वैक्सीन अपने पूरे प्रॉपर ट्रायल के फेजेस से पास होकर ही यहाँ तक पहुंची हैं। बिल्कुल सही। तो आते हैं सवाल नंबर 9 पर। क्या कोविड वैक्सीन लेने का मुझे कोई साइड इफेक्ट हो सकता है? देखो दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा, कोई भी जब आप वैक्सीन लेते हो, ज़्यादातर सारी वैक्सीन दुनिया की पूरी तरीके से सेफ है। कोई शायद माइनर साइड इफेक्ट किसी वैक्सीन में हो सकता है। उसी प्रकार कोवैक्सीन, कोविशील्ड और दुनिया की बाकी कोविड वैक्सीन भी पूरी तरीके से सेफ मानी जाती हैं। इन्होंने अपने पूरे सारे ट्रायल के फेजेस पूरे किए हैं। इन पे काफ़ी बड़े लेवल की स्टडीज़ भी की गई हैं। और यदि आप ये वैक्सीन लेते हैं तो पूरी तरीके से निश्चिंत रहें कि इसमें साइड इफेक्ट होने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर है। और इसमें सिर्फ उतने ही माइनर साइड इफेक्ट हो सकते हैं जैसे कि किसी और वैक्सीन में पाए जाते हैं। तो आते हैं अगले सवाल पर, सवाल नंबर 10, जो कि बहुत ही कॉमन क्वेश्चन पूछा गया है हमसे कि डॉक्टर साहब, कोविड वैक्सीन लेने के बाद मुझे बुखार है या जहाँ पे इंजेक्शन लगा था वहाँ पे दर्द है, तो मुझे उसके लिए क्या करना चाहिए? दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये वैक्सीन आमतौर पे काफ़ी सेफ है। लेकिन यदि फिर भी आपको वैक्सीन लेने के बाद, सपोज आप अपने घर जाते हैं शाम को या अगले दिन, हो सकता है थोड़ा बुखार आए, या हो सकता है आपको जहाँ पे इंजेक्शन लगाया गया है मसल में, वहाँ पे थोड़ा इंजेक्शन साइट पे पेन या दर्द हो, तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप अपने वैक्सीनेशन सेंटर के नोडल ऑफिसर को, जहाँ पे आपको वैक्सीन लगाई गई थी, तुरंत इन्फॉर्म करें। उसकी सारी जानकारी आपको दी जाएगी जब आपको वो वैक्सीन दी जाती है सेंटर पे।
और चिंता ना करें, यदि किसी को कोई माइल्ड सिम्टम इस तरीके का, माइल्ड फीवर, बुखार या कुछ बहुत हल्का पेन हो रहा है इंजेक्शन साइट पे, वो आम तौर पे पैरासीटामोल जैसी सेफ सिंपल दवाई के सिर्फ एक डोज से भी मैनेज किया जा सकता है। और इसके अलावा ध्यान रखें, यदि आपको इंजेक्शन वाली जगह या साइट पर कुछ लगता है कि सूजन है, तो आप उसकी बर्फ से, मैं दोबारा रिपीट करता हूं, आप उसकी बर्फ से सिकाई भी कर सकते हैं। इससे भी आपको काफी रिलीफ मिलेगा। घबराएं नहीं, वैक्सीन पूरी तरीके से सेफ हैं। डॉक्टर रश्मि, इस बारे में आपका क्या विचार है? मेरे हिसाब से जैसे कि हमने देखा है, हम डीपीटी का वैक्सीन लगाते हैं बच्चों को, तो ज़्यादातर बच्चों की थाइस पे स्वेलिंग आती है, दर्द रहता है और सूजन भी आती है। ज़्यादातर बच्चों में सिंपल बर्फ़ की सिकाई या कोल्ड कंप्रेसेस से ही वह स्वेलिंग भी चली जाती है और दर्द भी कम हो जाता है। तो सेम चीज़ आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बर्फ़ की सिकाई से मैक्सिमम लोगों की पेन और स्वेलिंग दोनों कम हो जाती है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने जाना, यदि वैक्सीन बच्चों में सेफ है, तो हम जैसे एडल्ट्स में भी कोवैक्सीन, कोविशील्ड और अन्य कोविड की वैक्सीन काफ़ी सेफ मानी जाती हैं। आते हैं अगले सवाल पर। डॉक्टर साहब, मुझे कोविड का वैक्सीन लग चुका है, तो अब क्या मैं मास्क उतार के रख दूं या सोशल डिस्टेंसिंग नहीं फॉलो करूं? डॉक्टर रश्मि, एक काफ़ी अच्छा सवाल है, काफ़ी लोगों के मन में ही आता है। तो मैं आपको इसके लिए एक चीज़ बताना चाहूँगा। जब आप बाइक चलाते हुए हेलमेट पहनते हैं या आप गाड़ी चलाते हुए सीट बेल्ट लगाते हैं, अब इसका ये तो मतलब नहीं कि आप सेफ हो गए तो आप बिल्कुल रैश ड्राइविंग या गलत चलाना शुरू कर दें। बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई होता है। यदि आपने वैक्सीन ली है, यस, आपको सुरक्षा मिली है, लेकिन आपको अपनी और सुरक्षा बढ़ाने के लिए और अपने आसपास वाले लोगों की सुरक्षा का भी ध्यान रखते हुए हमेशा मास्क का इस्तेमाल करना है। जब भी आप अपने घर से निकलते हैं, आपको सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल, यदि आप साबुन और पानी का इस्तेमाल करते हैं या सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते हैं, उससे भी अपने हाथों को धोना है रेगुलरली। और सोशल डिस्टेंसिंग के सारे नियमों का पालन करना है जब भी आप अपने घर से बाहर कहीं पर भी जाते हैं। इससे ना सिर्फ आपकी बल्कि सबके लिए एक बड़े सुरक्षा का घेरा या चक्र बनेगा। तो आते हैं अगले सवाल पर। डॉक्टर साहब, बहुत कॉमनली क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैं शुगर का पेशेंट हूँ या मुझे ब्लड प्रेशर की शिकायत रहती है, मैं हार्ट पेशेंट हूँ, स्टेंट डला हुआ है, तो क्या मैं ये वैक्सीन ले सकता हूँ? या किसी कैंसर के पेशेंट को जिसको कीमोथेरेपी चल रही है, क्या हम उसको ये वैक्सीन सेफली दे सकते हैं? दोस्तों, ये बहुत ही एक ज़रूरी सवाल है। यदि हम अपने घर परिवार में देखें, तो हमारे घर परिवार में भी आपको दिखेगा कि डायबिटीज़ से ग्रसित लोग हैं, हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर से ग्रसित लोग हैं। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। यदि किसी को शुगर या डायबिटीज़ की बीमारी है, यदि किसी को ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन की बीमारी है, या फिर किसी को कैंसर है, तो आप लोग एक हाई रिस्क कैटेगरी में आते हो, यानी जिसमें बीमारी या कोविड इन्फेक्शन और उसकी कॉम्प्लिकेशन होने का चांस बढ़ जाता है। तो मैं तो रादर आपको ये कहूँगा कि आप लोग वैक्सीन लेने के लिए ज़्यादा बाध्य हैं। आपके लिए वैक्सीन ज़्यादा ज़रूरी है और आप लोगों को प्रायोरिटी पे ये वैक्सीन मिलनी चाहिए। यदि आपने ध्यान दिया हो तो भारत सरकार ने भी जब हेल्थ वर्कर्स के बाद वैक्सीन देनी शुरू की, तो सबसे पहले ज़्यादा उम्र के लोगों में ही देनी शुरू की, क्योंकि उन्हीं में इस तरीके की कोमॉर्बिडिटीज़, जिसे हम कहते हैं डायबिटीज़, शुगर जैसी बीमारियां या फिर हाइपरटेंशन, कैंसर जैसी प्रॉब्लम्स पाई जाती हैं। तो बिल्कुल भी ना घबराएं, अपने अटेंडिंग फिजिशियन या डॉक्टर जिसको आप दिखाते हैं उसके साथ डिस्कस करें और बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ वैक्सीन लगवाने जाएं। ये पूरी तरीके से सेफ है। आते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 13। मेरा पेशेंट अस्थमा का मरीज है और वो इनहेलर लेता है, तो अब इसके दो क्वेश्चंस हैं। अस्थमा का पेशेंट क्या सेफली वैक्सीन ले सकता है, और अगर वो वैक्सीन लेता है तो क्या उसको अपने इनहेलर बंद कर देने चाहिए? ओके, ये भी एक अच्छा सवाल है। अस्थमा के काफ़ी मरीजों को मैं खुद जानता हूँ। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, अस्थमा के मरीजों में भी कोविड-19 की वैक्सीन 100% पूरी तरीके से सुरक्षित, सेफ है। बिल्कुल भी ना घबराएं और वैक्सीन को बिल्कुल कॉन्फिडेंस से जाकर लें। अब आते हैं आपके इस सवाल के दूसरे पार्ट पर कि यदि वो इनहेलर यूज़ करते हैं तो क्या इनहेलर का यूज़ बंद कर दें? आंसर है नहीं। आपको अपने इनहेलर का यूज़ जारी रखना है। इनहेलर और वैक्सीन का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, तो आप अपनी ट्रीटमेंट जारी रखिए। साथ ही साथ जब भी आपका डेट आता है, टाइम आता है, शेड्यूल्ड अपॉइंटमेंट आता है, जाके वैक्सीन को आराम से ले सकते हैं। तो अगला कॉमन सवाल है, डॉक्टर साहब मुझे एलर्जी की प्रॉब्लम रहती है, तो क्या मैं वैक्सीन सेफली ले सकता हूँ? दोस्तों, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है।
क्योंकि हर एक इंसान को हमने देखा है या ज़्यादातर इंसानों को किसी ना किसी चीज़ से तो एलर्जी होती ही है। तो आप घबराएं नहीं बिल्कुल भी। जो मामूली छोटी टाइप की एलर्जीज होती हैं उसमें वैक्सीन पूरी तरीके से सेफ है और आप आराम से वैक्सीन ले सकते हैं। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यदि आप वैक्सीन सेंटर पे वैक्सीन लगवाने जाते हैं तो आपको वहाँ पर कुछ कागज मिलेंगे। आप चाहे तो वहाँ पे वैक्सीन वायल के साथ जो एक पेशेंट इंफॉर्मेशन लीफलेट यानी जिसमें सारी जानकारी दी हुई होती है वो भी लेके पढ़ सकते हैं। ज़्यादातर किसी एलर्जी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कब आती है? यदि वैक्सीन में बनाते हुए किसी ऐसे तत्व का इस्तेमाल किया गया है जिससे आपको एलर्जी है या आपको पिछले वैक्सीन के डोज से एलर्जी हुई है। केवल इस तरीके की एलर्जीज में हम वैक्सीन को मना करते हैं। अदरवाइज आम तौर की एलर्जी में ये सारी वैक्सीन पूरी तरीके से सेफ मानी गई है। तो आते हैं अगले सवाल पर, सवाल नंबर 15। डॉक्टर साहब, किन किन कंडीशंस में मैं कोविड वैक्सीन नहीं ले सकता? दोस्तों ये भी एक काफ़ी अच्छा सवाल है क्योंकि अभी तक मैंने आपको सारी कंडीशंस बताई जिसमें वैक्सीन पूरी तरीके से सेफ है, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन भी हैं जिसमें आप वैक्सीन बिल्कुल नहीं ले सकते। मैं इनको 5 कंडीशंस के तौर पे आपको बताना चाहूँगा। उसमें पहली कंडीशन है यदि आपको कोविड वैक्सीन के पहले डोज से एलर्जिक रिएक्शन या एनाफिलैक्सिस, जिसे हम सीवियर ज़्यादा डेंजरस एलर्जिक रिएक्शन कहते हैं, ऐसा कुछ हुआ। दूसरा मैं बताना चाहूँगा अगर आपकी पहले से कोई हिस्ट्री है एलर्जी की, किस चीज़ के, या तो आपको किसी वैक्सीन से पहले एलर्जी हुई हो लाइफ में, या आपको किसी इंजेक्शन से एलर्जी हुई हो, या किसी पर्टिकुलर ड्रग से एलर्जी हो, या कुछ खाने पीने के पदार्थ हैं फूड आइटम्स उनसे एलर्जी हो, तो भी आपके लिए ये वैक्सीन शायद सेफ ना हो। तीसरा मैं आपको बताना चाहूँगा यदि आप महिला गर्भवती हैं, प्रेग्नेंट है, तो भी अभी आपके लिए वैक्सीन की सेफ्टी का ट्रायल नहीं हुआ है, ये आप नहीं ले सकते। चौथा, यदि आपकी उम्र 18 साल से कम है तो भी आप ये वैक्सीन ना लें। और पांचवा, यदि इस वक्त आपको कोविड इन्फेक्शन के सिम्टम्स या लक्षण आ रहे हैं तो भी आप ये वैक्सीन ना लें। मैं आपको फिर भी बोलना चाहूँगा कोई भी आपके मन में दुविधा सवाल हो तो आप अपने अटेंडिंग फिजिशियन से भी बिल्कुल यही चीज़ डिस्कस कर सकते हैं। तो सवाल नंबर 16 पे आते डॉक्टर साहब, और जैसे कि हमने सेकेंड वेव में देखा काफ़ी लोगों को कोविड इन्फेक्शन ऑलरेडी हो चुका है, तो अब ये क्वेश्चन मेरे पास आ रहा है कि अगर हमें कोविड इन्फेक्शन हो चुका है तो मुझे वैक्सीन लेने की ज़रूरत है या नहीं? दोस्तों ये भी काफ़ी अच्छा सवाल है। दोस्तों जो कोविड महामारी की दूसरी वेव भारत में आई सन 2021 में, अभी इसमें काफ़ी राज्यों और शहरों में देखा गया कि लोगों को इन्फेक्शन हो गया इससे पहले कि वो वैक्सीन ले सके। तो मैं आपको बताता हूँ बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपको कोविड इन्फेक्शन हो चुका है तो आप रिकवरी होने की वेट करें। रिकवरी होने का मतलब आपके लक्षण पूरी तरीके से ठीक हो जाएं, उसका वेट करें और उसके बाद आप वैक्सीन ले सकते हैं। लेकिन ज़रूरी चीज़ क्या है कि आपको 3 महीनों का अंतर या गैप रखना है। मैं दोबारा दोहराता हूँ, यदि आपको कोविड इन्फेक्शन हो चुका है तो लक्षण समाप्त होने की वेट करें, रिकवरी की वेट करें। उसके बाद 3 महीनों के इंतजार के बाद आप अपनी कोविड वैक्सीन ज़रूर लें। इससे आपको एक लंबे समय के लिए काफ़ी अच्छी प्रोटेक्शन मिल जाएगी। तो डॉक्टर साहब इसी क्वेश्चन से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मेरे को पहला कोविड वैक्सीन का डोज मिल गया था, उसके बाद मुझे कोविड का इन्फेक्शन हो गया, अब मेरा सेकेंड डोज पेंडिंग है, तो अब मुझे वो सेकेंड डोज कब लगाना है? दोस्तों ये भी एक काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। मैं किस लिए कह रहा हूँ कि क्योंकि कोविड महामारी की दूसरी वेव में भारतवर्ष में इस बार क्या हुआ कि इन्फेक्शन काफ़ी तेज़ी से फैला। तो हमने देखा कि काफ़ी लोगों ने वैक्सीन का पहला डोज लिया और उसके बाद उन्हें इन्फेक्शन हुआ। तो पहले तो मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा कि ये इन्फेक्शन आपको वैक्सीन लेने की वजह से नहीं हुआ है, क्योंकि इन्फेक्शन इतना ज़्यादा फैला हुआ था, इतनी तेज़ी से फैला कि काफ़ी लोग इसकी चपेट में आ गए। जिनको इन्फेक्शन वैक्सीन के पहले डोज के बाद हुआ उनमें से कईयों को ये गलतफहमी हुई कि कहीं वैक्सीन लेने की वजह से तो नहीं हुआ। नहीं दोस्तों, वैक्सीन आपको इन्फेक्शन से बचाने के लिए दी गई है, बिल्कुल भी ना घबराएं। आपको वैक्सीन का एक डोज मिल चुका है, अब आपको इन्फेक्शन होता है तो फिर आप रिकवरी की वेट करें, लक्षण के समाप्त या खत्म होने की वेट करें और उसके बाद बिल्कुल वही रूल है 3 महीने वाला, आपको वैक्सीन जरूर मिलेगी, दूसरा डोज लेकिन आपको मिलेगा 3 महीने के अंतर या गैप के बाद। मैं दोबारा दोहराता हूं ताकि आपको समझ में आए। पहले डोज के बाद यदि आपको इन्फेक्शन होता है तो इन्फेक्शन को ठीक होने की वेट करें, रिकवरी की वेट करें और उसके बाद 3 महीने के इंतजार के बाद आप अपना जाके वैक्सीन का दूसरा डोज ले सकते हैं, बिल्कुल डरे बिना। डॉक्टर साहब सवाल नंबर 18 भी हमारा लगभग इससे जुड़ा हुआ है
क्वेश्चन ये है कि कोविड वैक्सीन के दोनों डोज मुझे मिल गए थे और उसके बाद मुझे कोविड इन्फेक्शन हो गया, तो क्या आपको लगता है कि मुझे दूसरे ब्रांड की दवाई या वैक्सीन लगवानी चाहिए? ओके, तो दोस्तों ऐसा भी कभी कभी देखा जाता है कि कोविड वैक्सीन के दोनों डोज लेने के बाद इन्फेक्शन हो जाए। जैसा कि मैंने आपको बताया, इन्फेक्शन होने का चांस बहुत कम हो जाता है, लेकिन किसी कारणवश हो जाता है तो हम आशा करते हैं, ऐसा देखा गया है कि इन्फेक्शन बहुत ही माइल्ड होगा। लेकिन इन्फेक्शन हुआ है तो घबराने की जरूरत नहीं है। और आप जो दूसरे ब्रांड की वैक्सीन के बारे में सोच रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको जो ऑलरेडी डोज 2 मिल चुके हैं वो आपकी प्रोटेक्शन के लिए या सुरक्षा के लिए बहुत है। और आने वाले टाइम में इन्हीं वैक्सीन के बूस्टर डोज भी आएंगे और वो हर साल लगेंगे, हर 6 महीने लगेंगे, हर 2 साल के बाद। जल्दी आपको उसके बारे में जानकारी भी मिल जाएगी। तो बिल्कुल भी ना घबराएं और पूरी तरीके से अपने आप को सुरक्षित मानकर चलें। इस बारे में डॉक्टर रश्मि, आप कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगी? मैं आपको यही बताना चाहूंगी, जैसे कोविड वैक्सीन के अंदर हम बात कर रहे हैं कि फ्यूचर में शायद हमको इनके बूस्टर डोजेस की जरूरत पड़े। ये सिमिलरली हम इन्फ्लुएंजा वैक्सीन में लगाते हैं। हर साल वैक्सीन का स्ट्रेन चेंज होता है, वायरस म्यूटेट कर जाता है, तो हर साल इंटरनेशनली नई वैक्सीन बनती है और उसके बूस्टर हर साल लगते हैं। तो मुझे भी यही आशा है कि जैसे यहाँ पे भी स्ट्रेन्स चेंज हो रहे हैं, तो समय आने पर हमें भी शायद इनके बूस्टर डोज की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल दोस्तों, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल या उदाहरण है। आप इन्फ्लुएंजा वैक्सीन को ही ध्यान में रखो, उसी तरीके से कोविड वैक्सीन भी होगी। टाइम टाइम पर यदि इसके बूस्टर रिकमेंड किए जाते हैं तो आपको वो जाके बिना डरे सेफली लेने चाहिए। इससे आपकी सुरक्षा और भी ज़्यादा बढ़ती जाएगी इस बीमारी के खिलाफ। डॉक्टर साहब, अगला सवाल हमारा प्रेग्नेंट फीमेल्स या गर्भवती महिलाओं से रिलेटेड है कि अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो क्या वो कोविड वैक्सीन सेफली लगवा सकती है? दोस्तों, यदि मैं बात करूं जो अभी नवीनतम लेटेस्ट गाइडलाइंस रिलीज की हैं स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा, तो उसमें बताया गया है कि अभी तक प्रेग्नेंट महिलाओं में यानी गर्भवती महिलाओं में इस वैक्सीन की टेस्टिंग नहीं की गई है। तो आपको, यदि आप प्रेग्नेंट हैं या गर्भवती हैं, तो आपको ये वैक्सीन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। यदि आने वाले टाइम में ट्रायल पूरा हो जाता है, वैक्सीन सेफ पाई जाती है या कोई नई वैक्सीन आती है जिसके बारे में भारत सरकार हमें बताती है कि ये प्रेग्नेंट महिलाओं में दी जा सकती है, तो आपको अपने आप ही न्यूज़ मीडिया चैनल्स के थ्रू वो पता चल जाएगा, या फिर हम अपने इस चैनल पर भी इसके बारे में आपको जानकारी जरूर देंगे। लेकिन इस वक्त गर्भवती महिला या प्रेग्नेंट महिला को इस कोविड वैक्सीन को बिल्कुल भी नहीं लेना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आते हैं अगले सवाल पर, जो कि इसी क्वेश्चन से जुड़ा हुआ है। जो महिला अभी अभी माँ बनी है, अपने बच्चे को स्तनपान करवा रही है या ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है, क्या वो ये वैक्सीन सेफली ले सकती है? दोस्तों, यदि हम भारत सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय की मई 2021 की लेटेस्ट नवीनतम गाइडलाइंस को देखें तो उसमें उन्होंने ये निर्देश दिया है कि जो भी स्तनपान कराने वाली महिलाएं यानी ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं, तो ऐसी महिलाएं इस कोविड वैक्सीन को पूरी तरीके से सेफ मानकर ले सकती हैं और उन्हें ये लेनी चाहिए। तो मैं दोबारा दोहराता हूँ, प्रेग्नेंट गर्भवती महिलाओं में ये वैक्सीन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। लेकिन यदि माँ बच्चे को स्तनपान कराती है, ब्रेस्ट फीडिंग कराती है, छोटे बच्चे को, वो अभी अभी माँ बनी, तो उसके लिए वैक्सीन पूरी तरीके से सेफ मानी गई है। यदि आने वाले टाइम में प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए भी कोई गाइडलाइन चेंज होती है तो हम आपको उससे जरूर अवगत कराएंगे समय अनुसार। अगला सवाल, सवाल नंबर 21, डॉक्टर साहब मेरे पास यंग गर्ल्स की तरफ से आया है कि मेरे पीरियड स्टार्ट हुए हैं या चल रहे हैं और इस टाइम पे मुझे कोविड वैक्सीन लेनी चाहिए कि नहीं, ये मेरे लिए सेफ है कि नहीं? दोस्तों, बीच में सोशल मीडिया पे कुछ भ्रांतियां फैलाई गई थी, तो मैं आपको उसको दूर करते हुए बताना चाहूँगा कि टीनेज गर्ल्स, यंग लड़कियां, औरतें जिनमें माहवारी चल रही है या इस वक्त पीरियड्स चल रहे हैं, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। पीरियड्स या माहवारी के दौरान कोविड वैक्सीन 100% सेफ है, किसी भी प्रकार से ये आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तो घबराएं नहीं और अपने अलॉटेड शेड्यूल के हिसाब से ही सेंटर पे जाके वैक्सीन ले। इससे आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा, ना ही इससे आपके पीरियड्स या माहवारी पे कोई भी फर्क पड़ेगा। अब आते हैं सवाल नंबर 22 पे। ये सवाल उन पेशेंट्स की तरफ से आया है जो कोविड के अलावा किसी और बीमारी की वजह से हॉस्पिटल में रह के आए हैं, एडमिट होके आए हैं। तो उनका सवाल ये है कि एडमिशन होने के बाद मुझे कितने दिनों के बाद कोविड वैक्सीन लग सकती है? दोस्तों, यदि कोई भी किसी कारणवश हॉस्पिटल में
या तो आईसीयू में एडमिट हुआ है या वैसे भी हॉस्पिटलाइज हुआ है और वो नॉन कोविड बीमारी है, यानी कोविड के अलावा किसी और बीमारी की वजह से हॉस्पिटलाइज हुआ है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये वैक्सीन आपके लिए सेफ है। लेकिन आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद आपको कम से कम 4 से 8 हफ्ते या 1 से 2 महीने तक वेट करना चाहिए। दोबारा दोहराता हूं, किसी भी हॉस्पिटलाइजेशन के बाद कम से कम 1 से 2 महीने का अंतर रखें, उसके बाद ही कोविड वैक्सीन के लिए जाएं। तो आते हैं सवाल नंबर 23 पे। डॉक्टर साहब, मैं कोविड वैक्सीन लगाने के बाद रक्तदान या ब्लड डोनेशन कर सकता हूँ क्या? दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, ब्लड डोनेशन या रक्तदान एक बहुत ही नोबल कॉज है और यदि आप इसे करते हैं तो मैं आपको नमन करता हूं। कोविड वैक्सीन से संबंधित ये जो सवाल है, इसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। यदि आपको कोविड वैक्सीन मिल चुकी है या फिर आपका आरटी-पीसीआर नेगेटिव है, तो उसके बाद आपको ब्लड डोनेशन के लिए उपयुक्त या सही कैंडिडेट माना जाएगा। लेकिन बीच में कम से कम 14 दिन या 2 हफ्ते का अंतर होना चाहिए। मैं दोबारा दोहराता हूं, यदि आपने कोविड वैक्सीन ली है या इन्फेक्शन के बाद आपका आरटी-पीसीआर नेगेटिव आया है, अब आपको 2 हफ्ते के बाद 14 दिन के बाद ब्लड डोनेशन करने के लिए उपयुक्त कैंडिडेट पाया जाएगा। तो आते हैं सवाल नंबर 24 यानी 24 पे, जो कि बहुत अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि पहला वैक्सीन का डोज किसी और ब्रांड का ले लूँ और दूसरा कोविड वैक्सीन का डोज अलग ब्रांड से ले लूँ? दोस्तों, काफी अच्छा सवाल है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि वैक्सीन्स में इंटरचेंजेबिलिटी अलाउड नहीं है। इंटरचेंजेबिलिटी का क्या मतलब है कि आप एक डोज एक वैक्सीन का ले लें और दूसरा डोज किसी दूसरे ब्रांड की वैक्सीन का ले लें, ये बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। यदि आपको लेने हैं तो आपके दोनों डोज या तो कोवैक्सीन के हों या फिर दोनों डोज कोविशील्ड के हों। आप ऐसा नहीं कर सकते कि पहला डोज आपने कोवैक्सीन का ले लिया और दूसरा कोविशील्ड का। तो ध्यान रखें, दोनों डोज आपको एक ही वैक्सीन ब्रांड के लेने हैं। ये आपके लिए सेफ भी है और इससे आपके शरीर में ज्यादा बेहतर सुरक्षा या प्रोटेक्शन या इम्यूनिटी बनेगी। इसमें एक साइंटिफिक टेक्निकल चीज भी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। अलग अलग वैक्सीन के ब्रांड अलग अलग तकनीक या टेक्निक से बनाए जाते हैं, तो कई बार वैक्सीन के अलग अलग, एक आपने डोज किसी वैक्सीन का लिया, एक अलग, ऐसी इंटरचेंजेबिलिटी करने से शरीर को कोई नुकसान भी हो सकता है। तो याद रखना है कि एक ही ब्रांड के दोनों डोज आपको लेने हैं। तो अब आते हैं आज के सेशन के आखिरी सवाल पर। सवाल ये है कि अगर मैंने कोविड वैक्सीन लगवाई है और मुझे कोई और वैक्सीन लगनी है, तो क्या मैं वैक्सीन ले सकता हूँ? दोस्तों, ये भी एक ज़रूरी सवाल है जिसका आप में से काफ़ी लोगों को सामना करना पड़ सकता है। तो आपको याद रखना है कि यदि आपने कोविड वैक्सीन ली है किसी भी प्रकार की और आपको किसी और वैक्सीन की आवश्यकता है, तो रिकमेंडेड है कि आपको उस वैक्सीन का कोविड वैक्सीन से कम 2 हफ्ते या 14 दिन का अंतर बनाकर रखना है। मैं दोबारा दोहराता हूँ, यदि आपने इस वक्त कोई कोविड वैक्सीन ली है और आपको भविष्य में किसी और वैक्सीन की जरूरत पड़ती है, तो आपको ये इंश्योर करना है कि कम से कम 2 हफ्ते या 14 दिन का इन दोनों के बीच में अंतर होना चाहिए। साथ ही साथ लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि किसी को कोई जानलेवा बीमारी का खतरा है, जैसे रेबीज कुत्ता काटने पर या फिर टेटनस कोई चोट लगने पर, तो ये जानलेवा बीमारियां हैं, इसके लिए शायद हम इस 14 दिन के अंतर को नहीं बना पाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में आप वो वैक्सीन ले सकते हैं। अपने अटेंडिंग डॉक्टर या फिजिशियन से डिस्कस करें और इमीडिएटली वो जानलेवा बीमारी से बचाने वाली वैक्सीन आप जरूर लें। थैंक यू डॉक्टर विवेक जैन। हमें आशा है कि आज के सेशन से काफ़ी लोगों के मन में जो कोविड वैक्सीन से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, उनका हमने समाधान किया होगा। और सेशन खत्म करने से पहले मैं आपको एक और काम की चीज़ बताना चाहूँगी। कोविड इन्फेक्शन से बचने के लिए 4 महत्वपूर्ण बातें आपको याद रखनी हैं। पहली बात, भारत सरकार की दी हुई गाइडलाइंस के हिसाब से कोविड वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। कोविड वैक्सीन लगने के बाद भी मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है और मास्क को ठीक तरीके से लगाएं। नंबर 3, बार बार अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें या हाथों को साबुन से वॉश करते रहें, स्पेशली जब आप घर से बाहर निकलते हैं तब। और नंबर 4, जब भी आप घर से बाहर निकलें तो सोशल डिस्टेंसिंग के सारे नियमों का सही से पालन करें। तो दोस्तों, मेरे यानी डॉक्टर रश्मि नोडल की तरफ से और मेरे यानी डॉक्टर विवेक जैन की तरफ से आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको
ये हमारा सेशन पसंद आया तो दोस्तों कृपया हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो का लिंक ज़रूर शेयर करें। इस वीडियो में बताई गई बातों से उम्मीद करते हैं काफ़ी लोगों के मन में उठ रहे सवाल के जवाब उन्हें ज़रूर मिलेंगे। अगर इस सेशन के बाद भी आपके दिमाग में कोई भी शंका या सवाल रह जाता है तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि सारे सवालों का सही टाइम पे उत्तर ज़रूर दें। दोस्तों यदि आपको डॉक्टर दंपत्ति की चर्चा का ये एपिसोड पसंद आया, डॉक्टर कपल इन डिस्कशन का ये एपिसोड आपको पसंद आया, तो भविष्य में भी इसी तरीके के इंफॉर्मेशन वाले एपिसोड हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अभी तो मैं आपको सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। नमस्कार।